नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक किले को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी दीवारें दशकों से मजबूत खड़ी थीं, और ये भी देखेंगे कि कैसे डेटा पर आधारित एक सटीक रणनीति सालों पुराने समीकरणों को चुनौती देने का दम रखती है। हमारा आज का विश्लेषण केंद्रित है उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास सीट पर, वाराणसी दक्षिण। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये एक केस स्टडी है जो हमें भारतीय राजनीति की नब्ज, यहाँ के वोटरों की सोच और जमीनी मुद्दों की ताकत को समझने का एक बेहतरीन मौका देती है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। एक ऐसा राजनैतिक गढ़, एक ऐसा किला जिसे पिछले 30 सालों से कोई भेद नहीं पाया था, लेकिन हाल के चुनावों में उस मजबूत दीवार में पहली बार एक दरार दिखाई दी, और हमारी कहानी उसी दरार के विश्लेषण की है। तो इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हम अपने विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे जमीनी हकीकत क्या थी, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं, उसके बाद इस चुनौती का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, फिर उस रणनीति पर आएंगे जिसे चतुर्मुख मार्ग कहा गया, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे इस सोच को एक जनादेश में बदलने का प्लान तैयार हुआ। देखिए, किसी भी रणनीति को बनाने या परखने से पहले उस जमीन को, उस रण क्षेत्र को समझना बेहद जरूरी है जहां वो रणनीति आजमाई जानी है। तो सवाल यह है कि वाराणसी दक्षिण का राजनीतिक इतिहास हमें क्या बताता है। तो मैदान में कौन थे? साल 2022 के चुनाव में मुकाबला इन दो मुख्य चेहरों के बीच था। एक तरफ थे सत्ताधारी दल के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, और दूसरी तरफ उन्हें चुनौती दे रहे थे समाजवादी पार्टी के कामेश्वर किशन दीक्षित। और ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं थी, इसके पीछे एक लंबा इतिहास था। सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी 1993 से लगातार 7 बार ये सीट जीत चुकी थी। सोचिए, 7 बार! ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होती, ये एक राजनीतिक विरासत बन जाती है, एक किला बन जाता है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और 2022 के नतीजों में कुछ ऐसा था जिसने वाकई सबको चौंका दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ जो इतने दशकों से नहीं बदला? वो समीकरण अचानक कैसे हिल गया? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि नंबर्स में, आंकड़ों में मिलेगा। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए 2012 के चुनाव में चलते हैं। उस वक्त चैलेंजर पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 10% से भी कम था, सिर्फ 9.67%, मतलब एक बहुत ही मामूली उपस्थिति। और फिर आता है साल 2022। 10 साल बाद एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय उछाल। वोट शेयर 9.67% से सीधा छलांग लगाकर पहुंच गया 45.41% पर। यह कोई धीरे धीरे हुई बढ़ोतरी नहीं थी, ये जमीनी राजनीति में आया एक भूकंप था। और जानते हैं ये बड़ा बदलाव कब आया? ये तब आया जब मतदाताओं की भागीदारी भी बदल रही थी। 2000 के दशक की शुरुआत में जहां सिर्फ 30% लोग वोट डालने निकलते थे, वहीं हाल के चुनावों में ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 60% तक पहुंच गई। एक समय का उदासीन वोटर अब एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बन चुका था। और यहीं हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की याद आती है, जहां एक सूचित और जागरूक नागरिक की गरिमापूर्ण भागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, एक जबरदस्त उछाल आया, पर अब समझते हैं कि ये क्यों हुआ। वो कौन से कारण थे, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस राजनीतिक अवसर को जन्म दिया। इसकी वजह जमीन पर थी, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी थी। सर्वे में जो सबसे बड़ी परेशानियां सामने आईं वो थी खराब सड़कें, पानी की किल्लत और नौकरियों की कमी। ये वो बुनियादी मुद्दे थे जो सत्ताधारी दल के लिए एक कमजोरी थे, और यही चैलेंजर के लिए एक बड़ा मौका भी थे। अब किसी भी चुनावी लड़ाई के पूरे परिदृश्य को समझने के लिए एक बहुत ही कारगर फ्रेमवर्क होता है, स्वॉट एनालिसिस, यानी चैलेंजर की अपनी आंतरिक ताकतें और कमजोरियां क्या हैं और बाहर कौन से मौके और खतरे मौजूद हैं। तो इस विश्लेषण से क्या निकल कर आया? देखिए, चैलेंजर की सबसे बड़ी ताकत थी उम्मीदवार की अपनी स्थानीय अपील, उनका लोकल कनेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी बूथ के स्तर पर संगठन का ढीला होना। मौका कहाँ था? शहरी विकास से जुड़ी जो शिकायतें थी उनमें एक बड़ा अवसर छिपा था। और सबसे बड़ा खतरा
जाहिर है सामने वाली पार्टी का दशकों पुराना मजबूत ब्रांड। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर इस पूरी समझ के आधार पर एक केंद्रीय रणनीति तैयार की गई, एक ब्लूप्रिंट। इसे नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि जीत के लिए बनाया गया एक एक्शन प्लान था। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे। इस रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा कथात्मक यानी नैरेटिव और चौथा संसाधन। और सबसे जरूरी बात ये थी कि अभियान की कामयाबी के लिए इन चारों चेहरों पर एक साथ एक ही समय पर काम करना था। तो चलिए एक एक करके इन चेहरों को समझते हैं। पहला मोर्चा, चुनावी। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कुछ खास वार्डों को टारगेट करना, अपने गढ़ माने जाने वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना, जिसे गेट आउट द वोट कहते हैं, और बूथ लेवल डेटा की मदद से हर एक वोट पर पैनी नजर रखना। दूसरा मोर्चा, संगठन। क्योंकि देखिए, कागज पर बनी कोई भी बेहतरीन रणनीति जमीन पर तब तक बेकार है जब तक उसे लागू करने के लिए एक फौलादी मशीनरी न हो। इसका मतलब था हजारों स्वयंसेवकों की एक मजबूत टीम बनाना, सारे अभियान को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंट्रल वॉर रूम स्थापित करना और हर बूथ पर अपने कप्तानों को ट्रेनिंग देना। तीसरा और शायद सबसे अहम मोर्चा, कहानी यानी नैरेटिव। आप जनता से क्या बात कर रहे हैं? यहाँ रणनीति थी कि अभियान को बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर टिकाया जाए। विकास, सामाजिक न्याय और उम्मीदवार की जमीनी पकड़, इन्हीं को कहानी का हीरो बनाना था और विपक्ष के हर दावे का जवाब सिर्फ तथ्यों से देना था। और चौथा मोर्चा था संसाधन, यानी पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी, जो किसी भी अभियान को चलाने के लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। पार्टी मुख्यालय से लेकर राज्य के नेटवर्क तक हर स्रोत का सही इस्तेमाल करना। यहीं पर डिजिटल अभियानों में नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल होता है और ये जरूरी हो जाता है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत गोपनीयता और सहमति का सम्मान हो, ताकि भरोसे की नींव मजबूत रहे। अच्छा, तो हमने रणनीति के चारों स्तंभों को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी रणनीति को एक ठोस समय सीमा में, एक टाइमलाइन में कैसे ढाला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। ये 90 दिनों का एक सधा हुआ प्लान था, जिसे एक सीढ़ी की तरह बनाया गया। चुनाव से 90 दिन पहले 30 दिनों में मिशन 90 के तहत शहर का दौरा करके जमीनी संपर्क बनाने और बूथ समितियां बनाने पर जोर दिया गया। अगले 30 दिनों में बड़ी रैलियों और टारगेटेड सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया। और आखिरी 30 दिन थे फाइनल पुश के, यानी घर घर जाकर वोट की अपील और डिजिटल ब्लास्ट के साथ अंतिम प्रहार। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या सिर्फ डेटा पर बना एक मजबूत खाका दशकों के इतिहास को चुनौती दे सकता है? क्या एक अभेद्य लगने वाले किले को सिर्फ एक सटीक रणनीति से भेदा जा सकता है? इसका जवाब शायद आने वाले चुनावों में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।